हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वाइकेरियस लायबिलिटी का। इससे पहले मैंने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के टॉपिक को भी कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाकर देखिए। मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस और टॉट के काफी सारे वीडियोस डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी। इससे पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बताया था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है कि अगर किसी इंसान ने कोई एक एक्ट कर दिया है, वो रॉन्ग एक्ट है, तो नो मैटर कि जब वो काम कर रहा था तो उसका माइंड स्टेटस कैसा था, उसका इंटेंशन था कि नहीं था, वो मैटर नहीं करता। उसने काम किया तो वो लायबल हो गया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या था? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस थे, अगर उन एक्सेप्शंस को छोड़ देंगे तो वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी बन जाता है। एक्सेप्शंस क्या थे? वो एक्सेप्शंस थे कि वो जो एक्ट है वो प्लेंटिफ ओन फॉल्ट में हो, या एक्ट ऑफ गॉड हो, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी हो, नेसेसिटी हो, या फिर स्टेट्यूटरी अथॉरिटी के ने किया हुआ वो काम हो। ठीक है, तो हम आज वाइकेरियस लायबिलिटी देखते हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी है इंट्रोडक्शन मीनिंग। इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप देखेंगे, पार्टनर्स की रिलेशनशिप देखेंगे, मास्टर एंड सर्वेंट की रिलेशनशिप देखेंगे, एक्सेप्शंस देखेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी के, और फिर कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। जनरली अ पर्सन इज लायबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट। सीधी सी बात है। एंड वन डज नॉट अकर एनी लायबिलिटी फॉर द एक्ट डन बाय अदर्स। किसी की कोई लायबिलिटी नहीं बननी चाहिए अगर कोई काम किसी दूसरे बंदे ने किया है। तो वो म, अपने काम, अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए तो आप जिम्मेदार हो सकते हो, मगर किसी दूसरे के रॉन्गफुल एक्ट के लिए आप जिम्मेदार हो सकते हो। यस, किसी किसी केसेस में हो सकते हो। अब वाइकेरियस लायबिलिटी में हम वही पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से केसेस है। इन सर्टेन केसेस हाउएवर वाइकेरियस लायबिलिटी, दैट इज लायबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द एक्ट डन बाय अनदर पर्सन, में arise in order that the liability of A for the act of B can arise. It is necessary that there is a certain kind of relationship between A and B. अगर A को लायबल ठहराना है B के किसी एक्ट के लिए, तो ये जरूरी है कि ए और बी के बीच में कोई सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो। वो रिलेशनशिप भी जो होगा वो एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स होंगे। ठीक है, द रॉन्गफुल शुड बी इन अ सर्टेन वे कनेक्टेड विद दैट रिलेशनशिप। और जो अगर जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है वो किसी ना किसी तरीके से उस जो रिलेशनशिप है उससे जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि द कॉमन एग्जांपल ऑफ सच लायबिलिटीज आर लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का आपको पता है, अगर कोई एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई काम कर देता है और वो टॉर्ट कमिट हो जाता है, तो प्रिंसिपल लायबल होगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ ईच अदर्स टॉर्ट। एक कोई फर्म है, उसमें एक पार्टनर अगर कोर्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस कोई काम कर रहा है तो बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे, क्योंकि वो फर्म के पार्टनर्स हैं वो आपस में। लायबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट। कोई सर्वेंट है, कोई नौकर है, उसके किसी मास्टर ने कोई काम करने को बोला है और उस काम को करने के दौरान कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है, तो मास्टर विल बी लायबल फॉर दैट टॉर्ट। ठीक है, when an agent commits a tort in the course of performance of duty as an agent, जब वो एजेंट की तरह अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है और उस टाइम पे कोई टॉर्ट कर देता है, तो प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी अराइज फॉर सच अ रॉन्गफुल एक्ट। उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए प्रिंसिपल की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। द एजेंट इज लाइबल बिकॉज ही हैज डन द रॉन्गफुल एक्ट। एजेंट तो लाइबल है क्योंकि उसने गलत काम किया है। द प्रिंसिपल इज लाइबल बाय वाइकेरियसली बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। एजेंट तो खुद लायबल है क्योंकि उसने काम ही गलत किया है, लेकिन प्रिंसिपल भी लायबल है। क्यों? क्योंकि वो जो है एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के कारण वाइकेरियसली लायबल हो गया। बोथ कैन बी मेड लायबल फॉर द सेम रॉन्गफुल एक्ट। दे आर कंसीडर्ड टू बी जॉइंट टॉर्ट फीजर। हमने बताया था जब एक से ज्यादा लोग कोई टॉर्ट कमिट करते हैं तो उनको टॉर्ट जॉइंट टॉर्ट फीजर्स कहते हैं। एंड देयर लायबिलिटी कैन be joint or several. In such a case, the plaintiff has choice either to sue principal or the agent or the both. जो plaintiff है, जिसको प्रॉब्लम हुई है, जिसके साथ टॉट हो गया, उसके पास चॉइस होती है। वो प्रिंसिपल को स्यू कर सकता है, एजेंट को कर सकता है, या दोनों को कर सकता है। सिमिलरली when the wrongful act done by one partner of the ordinary course of the business of the firm, इधर ये वर्ड देखिए, ordinary course of the business of the firm, बिजनेस का ही कोई काम करते हुए कोई टॉट कमिट हुआ है, तो all the partners are vicariously liable for the same act done by one person, done by one partner only.
ये नो मैटर कि एक बंदे ने काम किया है या दो बंदे ने, दो पार्टनर ने गलत काम किया है या एक बंदे ने गलत काम किया है, बाकी सारे के सारे ही लायबल हो जाएंगे। वो जिसने गलत किया वो तो लायबल होगा ही, बाकी सब भी लायबल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में, वेयर वन पर्सन ऑथराइज्ड अनदर टू कमिट अ टॉर्ट, the liability of that will not only of that person who has committed it but also of that who authorized it। ठीक है, अगर एक पर्सन है, वो प्रिंसिपल है, उसने अपने एजेंट को कहा है कि ठीक है तू ये काम कर दे या ये टॉर्ट कर दे, तो सिर्फ जो करने वाला जो एजेंट है वही लायबल नहीं होगा उस टॉर्ट के लिए, उसका प्रिंसिपल भी लायबल होगा जिसने उसको ऑथराइज किया है वो काम करने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ये एक मैक्सिम है, आपको इसको याद रखना है। इसका मीन क्या है? एक्ट ऑफ एन एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। अगर कोई एजेंट ने विद ड्यू द कोर्स ऑफ ड्यूटी अगर कोई काम किया है तो प्रिंसिपल भी उसका लायबल होगा। फॉर एनी एक्ट ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल एंड डन बाय हिज एजेंट बोथ ऑफ देम आर लायबल। द अथॉरिटी टू डू द एक्ट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। अब जो अथॉरिटी है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड होना, कोई एक स्पेसिफिक होना जरूरी है। अब हम देखते हैं पार्टनर्स के रिलेशनशिप पे कैसे वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। द रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी अप्लाई इन द केस ऑफ देयर लायबिलिटी आल्सो। अब जो लॉ ऑफ एजेंसी है वो जब हम एजेंसी पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट में तब हम इसको कवर करेंगे। अभी आप सिर्फ यहाँ पे ये देख लो कि जो रूल ऑफ लॉ ऑफ एजेंसीज हैं वो यहाँ पे लायबिलिटी के केस में यूज किए जाते हैं। For the tort committed by any partner in the ordinary course of business of the firm, all the partners are liable therefore to the same extent as guilty partner। ठीक है, अगर कोई एक पार्टनर जो है वो टॉट कमिट कर देता है बिजनेस के काम के लिए, सिर्फ बिजनेस के काम के लिए है ये काम, तो बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे जैसे कि उन्होंने ही वो काम किया है। ठीक है, और यहाँ पे एक हैमलिन वर्सेस जॉन हॉटस्टन एंड कंपनी का एक केस है। इसके अंदर क्या था? इट वाज हेल्ड दैट बोथ पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट इंक्लूडिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिटेड बाय ओनली वन ऑफ देम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप में कैसे रहता है वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इफ अ सर्वेंट डज अ रॉन्गफुल एक्ट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, हर जगह इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी एज एजेंट, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। द मास्टर इज लायबल फॉर इट। अगर सर्वेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया अपने नौकरी के दौरान, अपने काम करते हुए दौरान, अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो मास्टर विल बी लायबल फॉर दैट टॉट। ठीक है, द सर्वेंट विल ऑल्सो बी लायबल। सर्वेंट तो लायबल होगा क्योंकि रॉन्गफुल एक्ट तो उसी ने किया है, बंदा तो वो है ही, दिमाग तो उसके पास है कि उसको गलत करना है या नहीं करना है। द डॉक्ट्राइन ऑफ लायबिलिटी of the master for act of a servant is based on the maxim respondent superior। रेस्पोडेंट सुपीरियर एक मैक्सिम है, इसका मतलब क्या है? लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, रेस्पोडेंट सुपीरियर, and it puts the master in the same position as if he had done the act himself। ये जो मैक्सिम है ये मास्टर को उस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देती है जैसे कि वो टॉट उसे खुद ने ही कमिट किया। इट ऑल्सो डेराइव्स वैलिडिटी ऑफ द मैक्सिम क्वी फेसिट पर एलिम फेसिट पर से, ये वाली भी मैक्सिम को डेराइव करवाता है। विच मीन्स ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर्स इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। अगर कोई किसी दूसरे से कोई काम, कोई एक्ट करवाता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि जैसे वो काम उसी ने खुद किया हुआ है। सिंस फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय द सर्वेंट द मास्टर कैन आल्सो बी मेड लायबल वाइकेरियसली। इसीलिए अगर सर्वेंट ने कोई काम किया है, कोई टॉर्ट कमिट कर दिया, तो मास्टर भी है वो भी वाइकेरियसली लायबल हो जाएगा उस काम के लिए। द प्लेंटिव हैज अ चॉइस टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट ईदर और बोथ ऑफ देम, या किसी एक के खिलाफ एक्शन ले ले या फिर दोनों के खिलाफ एक्शन ले ले, एज दे कंसीडर एज अ जॉइंट टॉर्ट फीजर। जॉइंट टॉर्ट फीजर फिर से वर्ड आ गया, अगर एक कोई कमिट करता है वो टॉर्ट फीजर होता है, अगर एक से ज्यादा ऐड हो जाते हैं तो वो जॉइंट टॉर्ट फीजर्स हो जाते हैं। द रीजन फॉर द मैक्सिम respondent superior seems to be the better position of the master to meet the claim because he has larger pocket than the servant। सीधी सी बात है, रेस्पोडेंट सुपीरियर, रेस्पोडेंट सुपीरियर को आप याद कर सकते हो कि उसको रिस्पॉन्सिबल कर दो जो सुपीरियर है, मास्टर सुपीरियर है, तो उसकी जेब जो है वो सर्वेंट से ज्यादा होगी, तो वो डैमेजेस देने में ज्यादा कैपेबल होगा सर्वेंट से।
ठीक है। फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द सर्वेंट मास्टर टू अराइज द फॉलोइंग टू एसेंशियल्स आर टू बी प्रेजेंट। दो एसेंशियल्स होने चाहिए, क्या? जो टॉट है वो सर्वेंट कमिट करे तभी लाइबिलिटी आएगी मास्टर एंड सर्वेंट के लिए रिलेशनशिप से, और जो सर्वेंट है कमिटेड द एक्ट इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अपने एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में काम किया। ऐसे नहीं कि छुट्टी के बाद वो कोई ऐसा गुनाह कर दे रहा है या कोई काम कर दे रहा है तो भी आके मास्टर रिलायबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि इसका एक बहुत ज्यादा लैंडमार्क केस था जिसके अंदर क्या था कि एक बस थी किसी बस कॉरपोरेशन की, तो वो बस जो है अपने पैसेंजर्स को लेके अपने रूट पे निकली हुई थी, बीच में वो डाइनिंग के लिए कहीं पे रुके थे। जो ड्राइवर था वो अभी खाना खा ही रहा था रेस्टोरेंट में, और कंडक्टर ने जाके बस को हिलाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि एक बच्चे को हार्म हो गया था। तो जब उस बच्चे के पेरेंट ने बस कंपनी के खिलाफ केस किया तो बस कंपनी ने कहा कि मैंने गाड़ी जो चलाने के लिए दी थी वो ड्राइवर को दी थी, कंडक्टर चला रहा था तो वो उसकी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है। तो वहां पे कंडक्टर अकेला लायबल था, वहां पे बस कंपनी लायबल नहीं हुई थी उसके साथ, ना ही ड्राइवर लायबल हुआ था, क्योंकि दोनों में से किसी ने कंडक्टर को नहीं कहा था जा भाई ये काम कर दे। ठीक है, अब हम एक्सेप्शंस देख लेते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी के। व्हेन द सर्वेंट इज अंडर अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी व्हिच ही कैन नॉट डेलीगेट द मास्टर इज नॉट लाइबल। देखो, मान लो कि कोई पुलिस ऑफिसर है, वो भीड़ में कोई गोली गोली चला देता है और वो रैंडम फायर में किसी एक को कोई डैमेज हो जाता है, कोई फिजिकल डैमेज आ जाता है, तो जो वो पुलिस ऑफिसर है वो सेल्फ लाइबल होगा, स्टेट लाइबल नहीं होगा उस एक्ट के लिए, क्योंकि वो उसने काम क्यों किया है, किस लिए किया है, वो उसको खुद ही वो जस्टिफाई करेगा, वो स्टेट उसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं देगा। व्हेन सिचुएशन इन्वॉल्व वेरी हजार्डस एक्ट देन द मास्टर इज नॉट लाइबल। कोई ऐसे ऐसे बिजनेस होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर जो एक्ट्स होते हैं, जो चीजें यूज होती हैं वो बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं, खतरनाक चीजें होती हैं, जैसे कोई गैस के बिजनेस में, किसी चीज में, तो उसमें जो है सर्वेंट्स खुद ही लायबल होंगे उस चीज के लिए अगर वो कोई नेग्लिजेंस कर देते हैं तो। व्हेन द एक्ट और सिचुएशन इन्वॉल्व एस्केपिंग फ्रॉम द फायर द मास्टर इज नॉट लायबल। कोई एक एक्ट ऑफ गॉड हो गया है, मान लो कोई कहीं पे सुनामी आ गई है, अर्थक्वेक आ गया है, कोई ऐसी चीज हो गई है, आग लग गई है, तो वहां पे जब भगदड़ मचती है तो एक इंसान दूसरे इंसान को धक्के देते हुए भागता है, ऐसी चीजें, बस वो निकलने की कोशिश करता है। उस टाइम पे अगर कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है तो वो सर्वेंट भी लाइबल नहीं होगा, मास्टर तो होगा ही नहीं लाइबल। व्हेन सिचुएशन यूजिंग हाईवेज द मास्टर इज नॉट लाइबल। हाईवे पे हर जगह कोई ना कभी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई चीज होती है, तो वहां पे जो है वो सर्वेंट लाइबल होता है, मास्टर लाइबल नहीं होता है, तो वहां पे वो ड्राइवर लाइबल हो जाएगा। लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन आ जाता है, वाइकेरियस लाइबिलिटी डील्स विद केसेस वेयर वन पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर्स। इन द फील्ड ऑफ टॉर्ट इट इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट अ पर्सन इज लाइबल फॉर हिज ओन एक्ट्स ओनली। ठीक है, टोट में क्या कहते हैं कि पर्सन जो है अपने एक्ट के लिए लाइबल होता है, जिससे वो स्ट्रिक्ट लाइबल हो जाता है या एब्सोल्यूट लाइबल हो जाता है, मगर वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है, जो हमें ये बताता है कि अ पर्सन कैन बी लाइबल फॉर अनदर्स एक्ट, किसी और के एक्ट के लिए भी लाइबल हो जाता है। इसी के साथ हमारा वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हो जाता है, यहाँ पे कवर हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करिए इसी वीडियो में। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कंटेंट मैं अपने वीडियोस में देती हूँ वो सफिशिएंट होता है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।